देखिए बेटा, सेक्शन ई पार्ट करते हैं आज। सेक्शन ई, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। एक स्लैब है थिकनेस टी की, देखिए वो इंट्रोड्यूस कर गई है दो प्लेट के बीच में। ये दो प्लेट्स हैं जिनका एरिया ए है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है डी। इनकी प्लेट के बीच में एक और जो है स्लैब रखी गई है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी थिकनेस टी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, कह रहा है एक्सप्रेशन निकालिए कैपेसिटेंस का। तो अब देखिए ध्यान से सुनिए कि जो डेरिवेशंस है वो किस तरीके से करेंगे। सुनिए, आपको पता है कि अगर कोई प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स है, इनका एरिया ए है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है और ये है एयर। क्या है ये? एयर। तो इनके बीच में आपको पता है एयर की परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट होती है और इस प्लेट का एरिया ए होता है। तो इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होगा ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, क्या होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। क्लियर? ये आपको पता है। और अगर मैं इस प्लेट्स के बीच में, अगर मैं इन्हीं प्लेट्स के बीच में कोई अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देता हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स बढ़ जाता है। वो हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, के टाइम्स, मतलब इंक्रीज हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ पर जो है, एक तो देखो बीच में यहाँ पर देखो ये पूरे प्लेट का जो सेपरेशन है दो प्लेट्स के बीच में डी है। एक स्लैब रखी गई है जिसकी थिकनेस टी है। तो ये वाले जो है अगर आप देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी देखो डी माइनस टी बाई टू। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, एक सेकेंड जस्ट। देखो ये जो होगी ना, ये जो होगी ये डी माइनस टी बाई टू हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगी ये डी माइनस टी बाई टू। इन दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी एक कैपेसिटेंस होगा, ये भी एक कैपेसिटेंस होगा, ये भी एक कैपेसिटेंस होगा। इनके बीच में देखो यहाँ देख रहे हो, इनके बीच का सेपरेशन है डी माइनस टी बाई टू, फिर टी है, फिर क्या है डी माइनस टी बाई टू। तो ये एयर है भाई, ये एयर है। ये एक स्लैब रखी हुई है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है, ये भी एयर है। तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस भी डी माइनस टी बाई टू है, इनके बीच की डी माइनस टी बाई टू है और इनके बीच की स्लैब की थिकनेस टी है। तो तीन कैपेसिटेंस हो गए और तीनों के तीनों ऐसे लग रहे हैं जैसे सीरीज़ में है। नहीं है? देखो सीरीज़ में है ना, C1 C2 और C3। तो देखो C1 जो होता है, C1 की वैल्यू दे रखी है। C1 का फॉर्मूला होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना होगा डी माइनस टी बाई टू, यही तो होगा। और C2 कितना होगा बच्चों? C2 बराबर होगा के टाइम्स स्लैब है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। और C3 कितना होगा? C3 होगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी बाई टू होगा, ये C3 होगा। अब इनके बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। C1 C2 C3 जब तीनों सीरीज में लगे हों तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर देखो 1/C1 1/C1, C1 की वैल्यू कितनी है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी बाई टू, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। C3 की वैल्यू कितनी है? वो भी यही है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी बाई टू है। ठीक, अब मुझे बताओ, तो देखो ये डी माइनस टी बाई टू तो ऊपर पहुंच गया, ये तो ऊपर पहुंच गया पूरा का पूरा वन के साथ, अपॉन कितना है? ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये टी भी ऊपर पहुंच गया, टी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखो टी ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दे रहा हूँ, ये टी जो है ये ये ऊपर पहुंच जाएगा, टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर रहे ये पे, यहाँ पे भी डी माइनस टी बाई टू अपॉन के कितना हो गया? ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ डी माइनस टी अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस के टी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट प्लस के डी माइनस टी बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे अगर, क्योंकि एलसीएम टू ए, तो देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टू इंटू डी माइनस टी बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट तो है ही है। देखो टू से टू कट गया,
ये आ जाएगा डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस के टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये सब किसके इक्विवेलेंट चल रहा है, ये तो देख ही रहे हैं 1/c इक्विवेलेंट चल रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चल के ये 1/c इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना 1/c इक्विवेलेंट। तो चलो इसमें से एलसीएम ले लो, के एप्सिलॉन नॉट ले लो, तो ये हो जाएगा के टाइम्स डी माइनस टी प्लस के जाएगा टी। इसका उल्टा करके लिख दो, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा ये के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के डी माइनस टी प्लस के टी। अब आप देख सकते हैं इसे यहाँ पर के कॉमन ले लिया, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, इसमें से के कॉमन ले लो बेटा, कि जब के कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस के टी बाई के हो जाएगा। तो और ठीक है, इस के से ये के कैंसिल आउट कर दो, तो बच्चों ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये डेरिवेशन निकल के आता है सी इक्विवेलेंट का, जो निकलवा रहा है आपसे। अगर एक प्लेट एक स्लैब अगर हमने इंसर्टेड कर दी बीच में, ठीक है, जिसकी थिकनेस टी है, ये पूरे में नहीं है, ध्यान रखना, टी थिकनेस की स्लैब इंसर्टेड कर रही है, तो पूरा सेपरेशन डी है, तो ये जो है टी के अलावा कितना बचेगा, डी माइनस टू जो कि एयर का है, तो इनका भी अपना कैपेसिटेंस होगा C1 और C3, और बीच वाले का स्लैब का C2 हो गया। तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं बेटा, यहाँ पर एरिया सबका सेम है। जब एरिया सेम हो और याद रखो डिस्टेंस अलग 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 हो, तो याद रखना हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो पहला पार्ट हो गया इसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था। अब ये कह रहा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो आप देख सकते हो। सेकंड पार्ट की जो एक कॉपर है स्फीयर जिसका कैपिटल सी है, इस ड्रॉप किया गया ओशियन में, कॉपर स्फीयर है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट ये कॉपर का स्फीयर है। एक बात बताओ, कॉपर का स्फीयर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, अगर इसकी रेडियस आर होगी तो सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है, नहीं होता। ये प्रूफ भी कराया है, ये अगर हम देखें इसका प्रूफ भी कराया है। कैसे, ये एयर में था, देखो कैसे, तुम्हें पता है क्यू बराबर होता है सी वी, अगर आपको पता हो तो क्यू बराबर होता है सी वी, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो आपको पता ही है क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होता था। यहाँ पे जो चार्ज है कितना है, चार्ज क्यू है मान लिया, तो ये हो जाता था क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो सी बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन वी तो ही होगा, तो क्यू अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, क्यू से क्यू कट गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ गई। तो ये कैपेसिटेंस होता था, नहीं होता था। ये किस में है, एयर में, एयर में रखा है। अगर इसी को स्फीयर को अगर मैं बेटा पानी में रख दूँ, कह रहा है ना ओशियन, ओशियन मतलब एक ओशियन में वाटर ही तो होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है, 180, तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगा, मैंने अभी बताया था के टाइम्स बढ़ जाएगा, सी नॉट हो जाएगा, मतलब के इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा, कह सकते हो। और के कितना है, 80 गुना होता है, तो 80 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो होगा पानी में जो होगा अगर हम देखें वो ज़्यादा होगा, नहीं होगा, कितना ज़्यादा होगा, 80 गुना ज़्यादा होगा, किससे, एयर से। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू जो है अगर इसको आप यहाँ देख लें तो ये हो जाएगी 80 इंटू, इसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख सकते हैं हम, आर की जगह सी नॉट। सी नॉट क्या है, कैपेसिटेंस इन एयर, याद रखना सी नॉट जो होता है उसे लिखते हैं कैपेसिटेंस इन एयर, कैपेसिटेंस इन एयर, एयर लिखते हैं। और सी जो होता है कैपेसिटेंस इन मीडियम होता है, याद रखना सी अगर लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कैपेसिटेंस इन मीडियम, मीडियम ध्यान रखना, कैपेसिटेंस इन मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, दोनों का डेरिवेशन तक मैंने बता दिया है किस तरीके से ये आया था। ठीक है, ठीक है, कोई स्फीयर है, अगर हम इस पर चार्ज देंगे, स्फीयर को अगर हम चार्ज दें तो वो चार्ज जो है इसके सरफेस पर रिसाइड कर जाएगा क्यू, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, तो इसके सरफेस पर जो चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर होती है। और क्यू बराबर हम जानते हैं, क्यू बराबर होता है सी वी, तो यहाँ से सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी, कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए इसलिए सी निकाला, तो वी की वैल्यू हमने यहाँ से लगा दी, सी की वैल्यू ये डेरिवेशन आ गया। ठीक है, जो रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है, वो यहाँ यूज़ किया है मैंने। ठीक है, अब ये कह रहा है थर्ड पार्ट, एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड एक्रोस ए, देखो इसने कह रहे हैं थर्ड पार्ट में, ये तो थर्ड पार्ट सिंपल है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, इसे हमने
वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। किसके साथ? वी वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और जो भी कैपेसिटर है इसका दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है? डी दे रखा है। तो अब आप मुझे बताओ, इनके बीच का सेपरेशन डी है, अगर ये डी है, ठीक है, क्लियर है, ये डी है, ठीक। अब आप मुझे बताओ, इसका पोटेंशियल दे रखा है, इसका पोटेंशियल दे रखा है, सॉरी, ये पोटेंशियल दे रखा था वी, ठीक। तो फॉर्मूला आपको मानते हो, क्यू बराबर होता है, इस पर जो चार्ज होगा बैटरी से जब इसे जोड़ दोगे कैपेसिटर को, चार्ज हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा सी वी। अब सी की वैल्यू जो होती है वो पता है तुम्हें, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होती है इंटू वी। तो ये कह रहा है एक ग्राफ बताओ वी और डी के बीच में क्या हुआ, तो बताओ क्यू इंटू डी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू वी। तो यहाँ वी प्रोपोर्शनल टू डी नहीं है। देखो क्यू तो चार्ज है जो कि फिक्स चार्ज, जो भी चार्ज डेवलप होगा इस पर फिक्स। ए एरिया ऑफ प्लेट का होगा वो भी फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये भी कांस्टेंट। तो वी प्रोपोर्शनल टू डी हो गया। जब वी प्रोपोर्शनल टू डी हो गया तो अगर आप उसके लिए ग्राफ बनाएं तो ग्राफ क्या बनेगा? वी और डी के बीच के लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, लीनियर, ठीक है। तो आंसर इसका ये होगा थर्ड पार्ट का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट देखो, और करके दे रखा है और करके दे रखा है क्वेश्चन, और करके इसी में। तो देखो कैसे हुआ, अगर ये चार्ज दे रखा है 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड अदर चार्ज 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 20 0,0 इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 40 वोल्ट पर मीटर विथ पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किससे पूछ रहा है? सिस्टम की पूछ रहा है। तो बच्चों बताओ, देखो ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, समझने वाली बात है इसे। एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम तो इस पे रखा है। देखो 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, सही है। अब कह रहा है एक अनदर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, वो किसी पॉइंट पर रखा है। वो पॉइंट क्या है? उस ये पॉइंट अगर मान लो ए है तो ये पॉइंट मान लो बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं भैया? 20 0,0। तो ये डिस्टेंस 20 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट 20, 0,0 हुए, सही है। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है 40 वोल्ट पर मीटर का, सही है। अब कह रहा है कि विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन पर जीरो, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस ओरिजिन पर जो है जीरो है, पोटेंशियल एट ऊपर तो जीरो दे रखा है, ठीक है। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताइए सिस्टम की क्या होगी। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, तो सुनो ध्यान से सुनो, याद रखो। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, उसके लिए समझ लीजिए बेसिक चीज़ें। अगर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम होते हैं Q1 और Q2, यहाँ पर चार्ज दे रखा है ये बी पर कोई चार्ज दे रखा है क्या? 3 माइक्रोकूलम का दे रखा है। यहाँ पर चार्ज दे रखा है बी पर Q2 3 माइक्रोकूलम का, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ दो चार्जेस अगर हैं Q1 Q2 और इनके बीच के आर डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर होती है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की, ठीक। अब आप देखिए जो है, अगर इसी सिस्टम को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी सिस्टम को जो इस पर चार्ज Q1 और Q2 हैं, ठीक है, अगर इसी सिस्टम को मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखो, एक तो जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा, बोलो होगा नहीं होगा? तो देखो ध्यान से सुनो, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल कितनी होगी, एक बार बताओ। V बराबर होता है W/Q, ये तो पता ही होगा तुम्हें। तो W बराबर होता है QV, क्या होता है? QV होता है, नहीं होता? तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो इस पॉइंट Q1 पर किसकी वजह से होता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पर समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? फिर से समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो। इस पॉइंट पर जो Q1 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल भी डेवलप होगा, सुनना, इस पॉइंट पर ए पर, वो किसकी वजह से होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनो।
आपको पता है इस पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ए पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस के भाई ई इक्वल टू होता है ना माइनस के डी वी अपॉन डी आर। ये बताओ, तो बताओ डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस की ई डी आर। अब माइनस छोड़ो, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वी इक्वल टू हो जाएगा यार, ये बताओ ई इंटू आर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना, वी इक्वल टू ई इंटू आर, ये तो पता होगा ना, वी बराबर हो जाएगा ई आर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा ना, ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, क्योंकि अगर मान लो ये जो है बिल्कुल अगर ये ओरिजिन से चालू हुआ है, ये बिल्कुल अगर ओरिजिन से चालू हुआ है मेरे भाई, तो इसके जो R1 होगी ना ई इंटू, लेकिन R1 कितनी होगी यहाँ पे? R1 ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, तो ई तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, R1 की वैल्यू 0 होगी, तो पोटेंशियल एट ए पे कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल होगा मेरे भाई, बी पर भी पोटेंशियल होगा, कितना होगा? ई इंटू R2 होगा। ये तो देखो ना, पोटेंशियल बी पर भी होगा, वो कितना होगा? ई है ये, और R2 जो है ये दूरी R के बराबर है, तो ई इंटू आर होगा। तो बी पर पोटेंशियल भी हो गया और ए पे भी पोटेंशियल है। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं अगर हम, ये तो समझाने के लिए लिखा था वैसे ही, तो अब देखो ध्यान से सुनना, इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एक तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी, क्योंकि फॉर्मूला पता है वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू बराबर हो गया क्यू वी। तो क्यू यहाँ पर चार्ज कितना है? ए पर चार्ज कितना है? Q1, और पोटेंशियल कितना होगा? वी ए, प्लस एक इन दोनों की सिस्टम की वजह से होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर, प्लस एक और होगा, देखो Q2 है ये, और पोटेंशियल एट वी पर वी भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यही चीज़ यहाँ पे करनी है। देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक तो लिखना है Q1 इंटू ए पर पोटेंशियल जो है वी ए, वो 0 ऑलरेडी दे रखा है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की कितनी होगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी कितनी है? आर, प्लस इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? इस पर चार्ज Q2 इंटू वी भी लिखूंगा। सही है, यही तो लिखूंगा बेटा। तो देखो इसको नेक्स्ट इसी यहाँ पर करते हैं इसे। ठीक है, ब्लू पेन से मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, देखो ध्यान से सुनो। u बराबर लिखा था तुमने, u इक्वल टू Q1 की वैल्यू बताओ, Q1 की वैल्यू जो भी है 1 माइक्रो कूलम है, तो 1 इंटू 10⁻⁶ हो गया। वी का पोटेंशियल 0 दे रखा है, देखो ए पर कोई पोटेंशियल नहीं है, 0 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओरिजिन पे कितना है? 0 है। फिर आ जाओ प्लस 1/4πε0 करूँगा मैं Q1 कितनी है? Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, 1 इंटू 10⁻⁶ लिखूँगा, इंटू Q2 की वैल्यू कितनी लिखूँगा? 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम का मतलब 3 इंटू 10⁻⁶ करूँगा, और इनके बीच की दूरी लिख दूंगा, कितनी है? 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दूंगा, प्लस अब देखो इसके लिए पोटेंशियल जो है इसके लिए लिखूंगा बी के लिए Q2 इंटू वी भी लिखूंगा, Q2 कितना है? Q2 इंटू वी भी लिखूंगा। अब बताओ, तो U तो ये 0 हो गया, प्लस 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होगी, इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12 हो गया, प्लस चार्ज Q2 कितना है? Q2 चार्ज दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁶, इंटू वी की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? ई इंटू आर बताई थी, यही तो बताई थी। तो देखो u बराबर तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12 प्लस के 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 40, तो 40 लगा देंगे, और आर की वैल्यू कितनी थी? 20 मीटर। तो बच्चों आप इसे सॉल्व कर लो, 9 3 जा 27 इंटू 10⁻³ प्लस 4 दूनी 8 दिया 24 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, तो ये लिख सकता हूँ मैं 2.7 इंटू 10⁻⁻4 प्लस के 24 इंटू 10⁻⁻4। तो बच्चों कितना आ गया ये? 24.0 में 2.7 जोड़ दो, ये आ गया 26.7 आ गया। सही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं प्रॉब्लम्स, आई होप ये हो गया। 1/4πε की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, सही है, 3 इंटू 10⁻12 है ना, और आर की वैल्यू 20 मीटर है ये,
Q2 3 दे रखा है, कर लिया सॉल्व। 27 इंटू कितना आ गया 10⁻³ ये आ गया 26.7 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 26.7 इंटू 10⁻⁴ जूल आ रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हमारी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ गई। ठीक, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट। ये आई होप समझ में आ गया होगा। देखो फिर से समझा देता हूँ यार, नहीं समझ में आया। देखो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी याद रखो। देखो अगर मैं कोई फिर से समझा दे रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों को नहीं समझ में आता है अक्सर। दो चार्जेस अगर दे रखे हैं Q1 और Q2, देखो इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिस्टम की याद रखना 1/4πε0 तो करते ही हो। क्या करते हो, Q1 Q2/R करते हो। सही है, यही तो करते हो। ठीक है, अगर और तरीका, एक और तरीका है इसको समझने का। देखो एक तरीका और है कि अगर मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन्हीं को तो लेके आना है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना ये चार्जेस हैं। पहले ये बोलते हैं डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की होती है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पर आप लेके आ रहे हो तो उस तक जो एनर्जी हमने अंगेज द इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगी। तो ये चार्ज Q1 को सबसे पहले इन्फिनिटी से उठा के जब यहाँ पर लाओगे शुरुआत में, तो इसको किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना नहीं पड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहला चार्ज उठ के यहाँ आएगा। तो अगर ये पॉइंट ए मानो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा। सबसे पहला चार्ज उठ के आया है Q1। अब क्योंकि Q1 चार्ज उठ के आया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके चारों ओर क्रिएट होएगा। तो जब चार्ज Q2 को उठा के लेके आएंगे यहाँ पर, तो इस Q2 को किसका पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा, यहाँ से R दूरी पर ले आए तो इसको किसका सामना करना पड़ेगा, इस पॉइंट बी पर ले आए Q2 को। तो इस पर पोटेंशियल किसका आएगा, ए का पोटेंशियल आएगा जो होगा 1/4πε0 Q1/R। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये तो होता है। तो बताओ इस पॉइंट पर अगर हम देखें, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, क्लियर है। तो अब आप मुझे बताओ कि कितना वर्क करना पड़ेगा। इस पॉइंट ए पर वर्क डन बताओ कितना होगा। वर्क डन है ए पे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। Q1 है इंटू वी ए हो गया। और बी पर वर्क डन कितना करना पड़ा, बी पर वर्क डन जो करना पड़ा, कितना करना पड़ा, Q2 इंटू वी ए करना पड़ा। बोलो बोलो, यही हुआ। तो देखो कितना हुआ, Q2 इंटू वी ए की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 इंटू Q1/R। यही तो हुआ वर्क डन एट बी पे। तो ये जो वर्क डन हुआ, दोनों के वर्क डन को अगर हम लिख लें 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R लिखते हैं इसे, बी पर जो वर्क डन हुआ, तो दोनों के वर्क डन को अगर हम जोड़ दें तो W बराबर जाएगा WA प्लस WB। तो बेटा ये वर्क डन आ जाता है Q1 VA, जो कि ये कितना है, वर्क डन 0 है क्योंकि VA की वैल्यू 0 है ना, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। ये वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा। तो ये आगे नहीं आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। बोलो, ये चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको लेके बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, थर्ड पार्ट और देख लो इसका, ये वाला थर्ड पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट, सॉरी। ये कह रहा है अगर 1 कूलम चार्ज है, मूव कर रहा है ए से सी की ओर, C to B, अनदर चार्ज पार्टिकल इज इक्वल मैग्नीट्यूड मूव फ्रॉम A to B जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन चार्ज पार्टिकल विल मोर वर्क विल बी नीडेड। ये कह रहा है, देखो हमारा ये थर्ड सेकंड पार्ट देखो, ये देखो ये जो है ए से ऐसे बी पे आ रहा है वाया सी, और एक जो है ए से डी पे गया और डी से बी पे गया इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव नेचर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी वर्कडन, जो वर्कडन होगा, जो भी वर्कडन होगा लिख देंगे, जो वर्कडन होगा क्या होगा, विल बी सेम होगा, विल बी सेम होगा। ध्यान रखना, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता,
जब भी कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो हमेशा पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो बोथ द केसेस में, इन बोथ द केसेस मतलब ए सी बी से जाएँ या ए डी बी से जाएँ, ये क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, लिख सकते हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड बेटा नहीं करेगा, ठीक है। तो इट ओनली डिपेंड ऑन, लिख सकते हो, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे बेसिकली क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। सही है ये। तो इसमें यही इतना ही लिखना है कि ये जो है बेसिकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन द सरफेस वाई। तो तुम्हें पता है कि अगर कोई कंडक्टर है, थर्ड पार्ट देख रहा हूँ मैं इसका, थर्ड पार्ट, तो किसी कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब तुम्हें पता है जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है अंदर या सरफेस पर, दोनों जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, वो होती है 1/4πε0। अगर इस पर चार्ज क्यू दे रखा है और इसकी रेडियस आर है तो 1/4πε0 Q/R ही होगा। और इसका ग्राफ आपको पता होगा, कुछ ऐसा बनता था पोटेंशियल का, स्फेरिकल के लिए बनता था ना, ये ऐसे कांस्टेंट होता था अंदर इनसाइड, और फिर क्या होता था, बाहर वेरी करता था आर के साथ। अगर आप देखें तो ऐसे वेरी करता था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था आर के, या पोटेंशियल की वैल्यू जो इनसाइड होगी वही सरफेस पे होती थी, तो इसलिए कांस्टेंट होता था। कुछ ऐसा ग्राफ बनता था ना, पता होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ कैसा बनता था कि अंदर जो होता, अंदर के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, फिर बाहर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता था। यहाँ पे अगर आप देखें सरफेस पे होता था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 इंटू Q/R²। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से घटता था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था R² के, ये पता होगा आपको। अब ये पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट हुआ इनसाइड और सरफेस पे, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dr, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होता है तो ये dV/dr इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ पे कह सकता हूँ dV इक्वल टू जीरो हो गया। dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, तो V इनिशियल बराबर हो जाएगा V फाइनल। तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही तो चीज़ प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, याद रखना, ठीक है। ठीक। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये कह रहा है, पहली बात तो वर्किंग प्रिंसिपल बताइए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, और क्या मॉडिफिकेशन आवश्यकता होगी किसी गैल्वेनोमीटर को टू मेक स्केल लीनियर रीडिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो प्रिंसिपल कहता है, ये याद रखना, जब कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है गैल्वेनोमीटर में। भाई यही तो होता है, एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, ये इसी प्रिंसिपल पे तो काम करता है गैल्वेनोमीटर। मैंने बताया भी था यार, गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसे ही तो सिचुएशन थी, देखो कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। ऐसी कोई कॉइल होती थी, ये पूरी एक स्पिंडल होती थी, ऐसी स्पिंडल होती थी, इस स्पिंडल पर एक स्केल लगा होता था, मतलब पॉइंटर लगा होता था। ये गैल्वेनोमीटर में इस तरीके से ये ऐसी सिचुएशन होती थी, ठीक है। ये करंट कैरिंग कॉइल होती थी और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती थी करंट कैरिंग कॉइल। जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखेगी तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, और एक फोर्स इधर लगेगा तो ये घूम जाएगा इधर, और नीचे जो होती थी हेयर स्प्रिंग लगी होती थी, मैंने बताया था, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होता था, ये इनके फोर्स के लगने की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होता था। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू होती थी
क्या होती थी, NIAB होती थी। क्या होती थी, NIAB होती थी। ठीक है, NIAB साइन थीटा होता था, थीटा 90 डिग्री हम ले लेते थे। ठीक है, NIAB साइन थीटा होता है वैसे तो, लेकिन फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेडियल तो थीटा 90 डिग्री हो जाता है, रेडियल मतलब 90 डिग्री पे। तो जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है वो आपको पता होना चाहिए, NIAB लगता है। कितना लगता है, NIAB मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉइल घूमने लगती है और जिसकी वजह से इसका जो पॉइंटर है वो घूमता है। और नीचे हेयर स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग जैसे ही ये घूमेगी, रोटेट करेगी तो स्प्रिंग ट्विस्टेड होगी। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो डेवलप होता है और रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्विस्टेड एंगल के। जब इस प्रोपोर्शन को हटा देते हैं तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है बेटा, इस प्रोपोर्शन को हटा के K5 लगा देते हैं। जहाँ K जो होता है, ये जो K होता है, ये K ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है, K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलो जो है अब आपको ये तो पता है कि भाई, चलिए एक सेकंड ना, इरेज कर दूँ उसको। तो देखो यार, यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल में आपको बस इतना ही लिखना है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल लिखा है इसमें क्या लिखना है, इसमें आप ये लिख देना, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। इतना बोल देना। क्या बोलना, व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर क्या बोलोगे, इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, इतना बोल देना। ठीक है, और ये मैंने आपको समझाई दिया है कि किस तरीके से ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से जो है नीचे स्प्रिंग लगी होती है, ट्विस्टेड होती है, तो ये धीरे धीरे पॉइंटर मूव करता है स्प्रिंग की वजह से। नहीं तो एकदम से नहीं तो पॉइंटर बहुत तेज़ी से मूव करेगा और जो है ये फिर अपनी इनिशियल पोजीशन में आने में भी क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन में भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये जो स्प्रिंग को है, स्प्रिंग की वजह से ही ये बेचारा पॉइंटर धीरे धीरे स्लोली मूव करता है। ठीक है बेटा, तो चलो ठीक है, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर हो गया आई थिंक, है ना। इसमें इतना ही प्रिंसिपल में आपको लिखना भी है। चलो नेक्स्ट अब आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे रखा है और कह रहा है इसे एमीटर रेंज, मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर रेंज दे रखा है ना, सेकंड पार्ट देखो। ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना दे रखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट इट एमीटर रेंज। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एमीटर में, तो क्या यूज़ करेंगे शंट रेजिस्टेंस। क्या यूज़ करेंगे, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस जो होता है एक लो रेजिस्टेंस होता है, याद रखना। शंट का मतलब होता है लो रेजिस्टेंस, जिसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। याद रखना, कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, किसके साथ, विद गैल्वेनोमीटर के साथ। तो जो पूरा सिस्टम बनता है वो एमीटर बन जाता है। देखो जैसे ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हमने शंट को लगा दिया, करंट तो आता है, मैक्सिमम रेंज का करंट आता है, इससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं इसे, और ये करंट हो जाता है I-IG। सही है, IG क्या है, ये IG है गैल्वेनोमीटर करंट, जिसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और I क्या होता है, एमीटर रेंज होती है, करंट कितनी रेंज का आ रहा है यहाँ पे, एमीटर रेंज। सही है, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना 5 एम्पियर का रेंज का करंट आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में है गैल्वेन, अगर इस तरीके से होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट है ना, और पैरेलल में जो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होगा वही वोल्टेज अक्रॉस शंट के होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है, IG इंटू जी, और वोल्टेज ये क्या होगा, I-IG इंटू S हो जाएगा। सही है, तो बच्चों देखो IG की जो वैल्यू होगी, वो होगी 0.05, और G की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 49.5। I की वैल्यू दे रखी कितनी, 5 एम्पियर, जो रेंज ऑफ करंट है 5 एम्पियर दे रखी है।
माइनस आई जी की वैल्यू दे रखी है फिर से 0.05, और ये शंट रेजिस्टेंस आपसे निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, तो भैया निकाल लो इसको। 0.05 इंटू 49.5 अपॉन 5 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा? आई थिंक 4.95 बचेगा। तो यहाँ से ये हटाओ, ये 10 लग गया। यहाँ से हटाओ, ये 2 जीरो लग गए। यहाँ से हटाओ, ये 2 जीरो लग गए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। 495 से ये काट दो, 5 से ये काट दो। तो बेटा शंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 0.1/2 ओम आ जाएगा, जिसे मैं 0.5 ओम कह सकता हूँ, ये आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हाउ टू रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर इन बोथ द केसेस। देखो, एक तो अगर हम एमीटर के लिए बात करें तो एमीटर में शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है, थर्ड वाला ध्यान रखना। अगर हम एमीटर के लिए बात करें, एमीटर के लिए इसमें कह रहा है रेजिस्टेंस को कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर में। तो एमीटर में शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और शंट रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादातर करंट पास करता है। याद रखना, मोस्ट ऑफ द करंट जो होता है बेसिकली शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास होती है, जिसकी वजह से जो है ये गैल्वेनोमीटर को सेफ रखता है, ध्यान रखना। और वोल्टमीटर, देखो ज़्यादातर करंट जो होगी शंट रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाएगी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है जो कि स्मॉल रेंज का करंट ही अपने अंदर से गुजारता है। तो अगर जो करंट यहाँ से मान लो 1 एम्पियर का रहा है, 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर का रहा है, तो इसमें से केवल 1 मिली एम्पियर का जाएगा, बाकी का 999 मिली एम्पियर का जो है शंट रेजिस्टेंस से बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि स्मॉल करंट ही गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मेजर करता है, ध्यान रखना। ठीक, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द करंट है वो शंट रेजिस्टेंस से चला जाता है। तो एमीटर में बस आपको यही लिखना है कि इसमें एमीटर के लिए अगर हम देखें तो शंट जो होता है वो कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में, शंट को कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और शंट क्या करता है, ये शंट जो होता है ये बेसिकली अलाउ करता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ करंट को, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अलावा वोल्टमीटर के लिए अगर हम बात करें तो वोल्टमीटर में क्या होता है, तुम्हें पता है कि कोई भी गैल्वेनोमीटर है, वोल्टमीटर में अगर रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस के लिए एक हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा देते हैं, सीरीज़ में लगा देते हैं। सीरीज़ में लगाने से क्या होता है, देखो इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना हाई हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वोल्टमीटर को हम हमेशा जो लोड होता है ना उसके हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। अगर किसी भी सर्किट में देखा जाए तो वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज को नापना, सही है। तो वोल्टमीटर खुद का अपना रेजिस्टेंस हाई रखता है, जिसकी वजह से स्मॉल करंट ही गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होती है, क्योंकि ज़्यादा करंट जो है वो अपने अंदर से तो गुजारेगा नहीं। ज़्यादा करंट गुजारने के लिए गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, फूक जाएगा, ज़्यादा करंट गुजारेगा तो। और क्या होता है फूकने का मतलब, ये होता है कि जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क से। क्योंकि अगर ये जो टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देखो अगर इधर लगेगा तो रीस्टोरिंग टॉर्क इधर लगता है, ये दोनों एक दूसरे के जब बैलेंस हो जाते हैं जब जाके पॉइंटर रुकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वोल्टमीटर में ध्यान रखना, जो हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर में याद रखो, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है इन सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ठीक है, याद रखना। और इससे क्या करते हैं, ये मेजर करता है हाई वोल्टेज, मेजर करता है हाई वोल्टेज सेफली, हाई वोल्टेज को सेफली मेजर कर लेता है कौन, वोल्टमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो करंट है उस वो लिमिटेड करंट ही गैल्वेनोमीटर से पास करता है, इसलिए, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट। इसका और वाला पार्ट जो है वो देख लेते हैं। और वाला पार्ट जो है ये वीडियो ऑलरेडी आई थिंक 39 मिनट्स की हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर चलो इसको भी देख लेते हैं, चलो ठीक है। ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने ट्रांसफार्मर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले क्वेश्चंस को ना मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बना देता हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ये 39 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। तो कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो इसकी जो है शॉर्ट वीडियोस मैं आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। थैंक यू।